आओ बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी मैथ्स का, जिसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3.4 एक्सरसाइज को कवर किया था। तो आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे 3.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है ना। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस जो मेथड्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से देखा था, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, ठीक है ना। ये सब मेथड्स किए, फिर ग्राफिकल मेथड उससे पहले हम लोग देखे थे। ये 3-4 तरह का मेथड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स में क्या होता है। ये भी थोड़ा सा कन्वीनियंस और अच्छा है, आपको समझने में कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ देखते हैं। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो हमने इंट्रोडक्शन तैयार किया है, देखिए ये आपका एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस किया और उसके करते आ रहे हैं। ये देखिए दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्मेट होता है जो जनरल फॉर्म कहलाता है। ये जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको जनरल फॉर्म कहा जाता है। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन 1 और 2 एज इट इज हमने मान लिया, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। देखिए फॉर्मूला जो आपके सामने दिया गया है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 और इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये फार्मूला हम लोग अप्लीकेबल करते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है ना। फिर इनमें से किसी दो का पेयर हम लोग बैठाते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट वाले टर्म का, और सेकंड टर्म लास्ट वाले टर्म का। तो इस हिसाब से हम लोग की वैल्यू प्राप्त होती है। तो चलिए इसमें देखते हैं ये इक्वेशंस कैसे बनते हैं जिससे हम आसानी से इसका वैल्यू प्राप्त कर सकें। देखिए पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। ये देखिए फर्स्ट टर्म ये वाला पार्ट है आपका है और थर्ड टर्म ये वाला पार्ट है। इन दोनों पार्ट को हम लोग लेते हैं। ये देखिए इन दोनों पार्ट को हमने आसानी से लिया है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एज इट इज ऊपर वाले टर्म में आ जाएगा। देखिए कन्वर्ट हो गया ऊपर वाला टर्म, ये जो आपके सामने दिया हुआ। देखिए b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, ये ऊपर आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो सेकंड से जाएगा तो ये डिवीजन फॉर्म में आएगा तो नीचे आ जाएगा। ये देखिए आसानी से हमने ये फॉर्मूला आपको तैयार कर दिया। एक बात और रिमाइंड रखिएगा कि नीचे वाला टर्म जो है वेयर a1 b2 माइनस a2 b1, ये वाला टर्म है a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला टर्म अगर 0 आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइन में कंसीडर्ड होगा, क्योंकि नीचे वाले टर्म कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो फिर फ्रिक्शनल पार्ट ये नहीं रह जाएगा। हम उसको नहीं कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शनल पार्ट है। ये ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का आप लोग, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर आगे चलते हैं। ये तो आपका था एक्स वाले फॉर्मेट के लिए, जो एक्स का वैल्यू निकलेगा इस फार्मूला से, ठीक है ना, जो इसी से बना है। अब आगे हम लोग लेते हैं सेकेंड और थर्ड टर्म को। देखिए सेकेंड टर्म आपका रहा है ये और थर्ड टर्म है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद देखिए आपके पास ये फॉर्मूला बना y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मेट बना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। तो आप जानते हैं ऊपर को नीचे के साथ, नीचे को ऊपर के साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म इधर आ जाएंगे, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा सेकंड साइड। अब तो ये वाला टर्म सेकंड साइड है तो ये ऊपर में रहेगा। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है दोनों, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में चला गया। तो देखिए a1 b2 a2 b1 ये नीचे आ गया। तो ये फॉर्मेट हो गया y के फॉर्मूले के लिए। y हम इसमें से कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही कंडीशन है, ध्यान रखेंगे। a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म अगर आपका 0 आ जाता है उस कंडीशन में ये नॉट डिफाइन कहलाएगा। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर रहता है, कोई ऐसा संख्या रहता है, अगर नीचे वाले टर्म को अगर हम कुछ इस रूप से लिखें तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो क्या कह सकता है। 4/0 हमने कर दिया तो इसको नॉट डिफाइन करेंगे, क्योंकि नीचे जो टर्म है वो 0 आ गया। आप 2/3 रखेंगे तो ये आपका फ्रैक्शन कहलाएगा कि ये कोई
फ्रैक्शनल नंबर है जो फ्रैक्शन के रूप में, आप 1/2 करेंगे एज इट इज़ पॉसिबल है, लेकिन आप मिक्स फ्रैक्शन में ही 2 3/0 करेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 आ जा रहा है, या आप 14 कुछ भी लिख दे 0, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मे भी अगर माइनस भी हम करते हैं -0 तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नीचे वाला टर्म आपको 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड में कंसिडर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसके फॉर्मूला को देखा। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में तैयार कैसे हुआ है। ठीक है ना, कि इसको इससे इजी मेथड्स और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए इससे इजी मेथड्स के लिए हमने कुछ फॉर्मेट को तैयार किया है, जिससे आप आसानी से, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको कोई बिना परेशानी हुए आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, तो हमने एक ये फॉर्मेट तैयार किया है आपके लिए, जो आप आसानी से इसको देख और समझ सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ये फॉर्मेट है। हमने फॉर्मेट क्या लिया है कि जो हमारे पास इक्वेशन था, ठीक है ना, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन था a1x b1y c1, ठीक है ना, उसी को हमने उसके कोएफिशिएंट पार्ट को लिखा है a1 b1 c1 और a1 b1 को थोड़ा सा रिपीट किया है। सेकेंड दूसरे इक्वेशन को हमने लिया है, जो दूसरा वाला हमारा इक्वेशन था उसको भी a2 b2 c2 a2 b2, सेकेंड वाले को हमने इसमें एज इट इज़ ले लिया है। ठीक है ना, जैसे आपने इसको देखा था, देखिए एज इट इज़ ये था आपके पास सही वाला। तो कोएफिशिएंट पार्ट है a1 b1 c1 और फिर a1 b1 और a2 b2 और c2, इसके कोएफिशिएंट, सिर्फ कोएफिशिएंट पार्ट को हमने कंसीडर किया है आपके इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखिए इस वाले पार्ट में हमने कंसीडर किया है। ठीक है, अब इसके बाद आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए इस वाले पार्ट में हमने कंसीडर किया है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स निकालना हो तो a1 वाले पार्ट को हटा देते हैं, यानी एक्स वाला पार्ट को हम रिमूव करते हैं। आप रखेंगे बाकी सारे पार्ट्स को। एक्स आपको निकालना है तो फर्स्ट वाले टर्म को आप बिल्कुल हटा देंगे और बाकी टर्म को आप देखिए हमने रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया है। ठीक है, इसको आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब देखिए b1 c1 a1 b2, ये देखिए b1 और c1 ये दो टर्म, ठीक है ना, यानी कि y वाले और कांस्टेंट वाले टर्म, ये x का कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए x के साथ क्या होगा, b1 c2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसको आप लिख देंगे, क्योंकि हमने x लिया है ना, तो x वाला टर्म हम छोड़ देंगे। ध्यान रखें, जो लेंगे वो वाला टर्म छोड़ देंगे। देखिए x वाला टर्म हमने हटा दिया, तो x लिखा और उसके नीचे वाला b1 c2, ये देखिए b1 c2 लिखा हुआ है एज इट इज़। ठीक है, अब वैसे ही देखिए सेकेंड पोजीशन में, कंडीशंस में y लेंगे, तो y लेने में क्या होता है कि ये y वाला टर्म हटा दिए, b1 c2 क्या, तो y वाला टर्म, इस टर्म को हटा दिए। अब ये कांस्टेंट टर्म और ये वाला a वाला टर्म आ जाएगा, तो c1 a2 y अपन c1 a2 और माइनस c2 a1। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे जो क्रॉस जाता है पहले लिखेंगे, और नीचे से ऊपर जो क्रॉस जा रहा है बाद में लिखेंगे, और नीचे से ऊपर जो क्रॉस जाएगा उसको ध्यान रखें माइनस करेंगे। ठीक है ना, ये आपको एरो मार्क्स समझ दें, ये रेड वाला एरो मार्क्स जो है ये रेड वाला है, इसका माइनस होता है, और ये ब्लू वाला जो होता है प्लस में रहता है। ये आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। तो ये आपका y निकल गया। और वैसे ही कांस्टेंट टर्म के लिए आप लेंगे a1 b2 1/1 को तो लेना ऊपर में, a1 b2 और माइनस a2 b1। तो ये फॉर्मेट हमारा बन गया इस हिसाब से। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि x जब लेना होगा तो x वाला टर्म को हटा देंगे, बाकी उसके बाद दोनों टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला क्रॉस पहले लिखेंगे, ये वाला क्रॉस बाद में लिखेंगे। अब जब y लेंगे तो y वाले टर्म इसको हटा देंगे। ठीक है, y वाले टर्म में आप क्या करेंगे, इस वाले टर्म को पूरा आप हटा देंगे। ये देखिए y जब लिए हैं तो अब ये आपका क्या कहलाएगा, c1 a2, ये देखिए c1 a2 और c2 a2 c2 a2, ये फॉर्मेट आपका आ गया। ठीक है ना, अब जब हम 1 की बारी लेंगे तो कांस्टेंट टर्म को भी हम हटा देंगे, यहाँ तक आप हटा देंगे। देखिए जैसे हमने इसको बंद कर दिया, आप देखिए a1 b2 और a2 b1 ये लिया, तो ये 1 वाला हो गया। ठीक है, और इसी को फिर हमने क्या किया, कंपेयर किया, इन दोनों फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को किया, फिर सेकंड में लास्ट वाले को किया। तो ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ जो हम लोग ने पिछली बार देखा था वो बन गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल फोकस करते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या कहता है। ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल्स है, इसका एग्जाम्पल नंबर 14 है, हमने थोड़ा सा पहले लिख रखा है ताकि आपको सहूलियत हो क्वेश्चन समझने में, पढ़ने में। इसलिए हमने क्या कर रखा है कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले से थोड़ा सा लिख रखा है, तो आपके लिए बहुत आवश्यक होगा और हमारा भी टाइम बचेगा, आप लोग का भी थोड़ा सा। देखिए, फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर
बेंगलोर की एक बस स्टेशन की कहानी बता रहा है। इफ़ यू बाय 2 टिकट टू मालेश्वरम, 2 टिकट हमने मालेश्वरम का लिया एंड 3 टिकट टू यशवंतपुर, यशवंतपुर का हमने 3 टिकट लिया, ठीक है। द टोटल कॉस्ट आया 46 रुपीज़, देखिए 46 रुपया हमको लगा इन 2 टिकट मालेश्वर का और 3 टिकट यशवंतपुर का लेने के लिए। बट इफ़ यू बाय 3 टिकट, लेकिन अगर हम 3 टिकट लेते हैं मालेश्वर का और 5 टिकट टू यशवंतपुर का, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आता है 74। फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मालेश्वर एंड टू यशवंतपुर। तो हमको बताना है बस फेयर मालेश्वर का यशवंतपुर का बस फेयर क्या होगा, ये हमको बताना। तो सबसे पहले इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको लेट करेंगे कि मालेश्वर का क्या किराया है और आपको यशवंतपुर का क्या किराया है। लेट करने के बाद ही आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो ये चीज़ हम लोग को आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके आंसर की तरफ ये क्या कह रहा है। देखिए हमने कुछ लेट कर दिया है जो आपको समझने के लिए आसानी रहेगा और सहूलियत रहेगा, ताकि आप आसानी से कर पाए, ठीक है ना। तो देखिए हमने लेट किया है, लेट द फेयर ऑफ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लेट द फेयर फ्रॉम ए बस स्टैंड इन ए बेंगलोर टू मालेश्वरम। बेंगलोर टू मालेश्वरम को हमने लेट कर लिया है, क्या लेट किया है, X रुपीज़ माना है। और यशवंतपुर का आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने Y रुपीज़ उसको मान लिया है, ठीक है, एज इट इज़ हमने उसको, ये दोनों चीज़ें हमने मान ली है, ठीक है। तो हमको आसानी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है इस बात को कि 2 टिकट हमको चाहिए मालेश्वर का और 3 टिकट चाहिए हमको यशवंतपुर का। तो 2x + 3y हो गया और इक्वल टू 46 रुपीज़ होगा। तो ये पहला इक्वेशन बना। और दूसरा इक्वेशन बनेगा, देखिए यहाँ 3 टिकट चाहिए मालेश्वर का और 5 टिकट चाहिए यशवंतपुर, 3x 5y हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में थोड़ा सा एज इट इज़ चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं 2x + 3y - 46 इक्वल टू, आपने 0 कर दिया और दूसरा फॉर्मेट कर दिया आपको 3x + 5y - 74 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन आपने फॉर्मेट में ला दी। अब हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस का थोड़ा सा मेथड्स अप्लीकेबल करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस का मेथड्स कैसे कारगर होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के मेथड में हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे आप चाहे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नेमिंग कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष आपको नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आपको कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको चलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप एज इट इज़ यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड, ये आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। या अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड। देखिए तो हम इसके कांस्टेंट टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म देखिए 2 3 है, ठीक है ना, आप सावधानी से यहाँ देख सकते हैं 2 3 3 5 -46 -74, ठीक है ना। सावधानी से थोड़ा सा देखिएगा और ये ख़त्म हो गया तो फिर स्टार्टिंग कर देंगे 2 3 3 5। हमने बोला था कि 2 टर्म एक्स्ट्रा लिखेंगे, आप x वाला और y वाला टर्म, ये दोनों टर्म एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए चूंकि हमको x चाहिए तो x में ये वाला टर्म हटा देंगे, आपको बता दें, ये हम आपको बताए हैं, हमको इन दोनों को लेना है, यानी कि ये x कहलाता है, ठीक है ना। ये वाला टर्म आपको क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये y वाला टर्म कहलाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसी तरह से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, आपको बताते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमने फॉर्मेट के रूप में आपको लिख दिया है कि आपको समझने में कोई एज इट इज़ आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया है कि डायरेक्ट हम लोग अब फॉर्मूला ना लिख करके सॉर्ट आउट करते हैं सवाल की तरफ, x, ठीक है ना। तो x आपको क्या आ जाएगा, x अपॉन, ठीक है, x अपॉन ये कंडीशन 3 × 74 आएगा, तो 3 × -74 आपने एज इट इज़ इसको लिख दिया, 3 × -74 एज इट इज़ आपने इसको आसानी से लिख दिया, ठीक है ना। और माइनस, ये देखिए माइनस,
ये हो जाएगा 5 इंटू 46, 5 इंटू माइनस 46, ठीक है। ये ब्रैकेट को थोड़ा सा बढ़ाइए, एक्स ऐसे हम लोग मिडिल में लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स वाला पार्ट। अब यहाँ देखिए इक्वल टू, आप चलिए वाई वाले पार्ट की तरफ, वाई अपॉन वाई वाला जब पार्ट लेंगे तो देखिए 46 3 मल्टीप्लाई होगा, ये आपको होगा 46 3, तो माइनस 46 मल्टीप्लाई 3 और 74 2 माइनस 74 इंटू 2, ये आप कर देंगे। ध्यान रखेंगे ये माइनस फार्मूला का है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये माइनस आपका फार्मूला का है और ये 74 माइनस जो है ये यहाँ से लिया गया और 2 ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब इक्वल टू 1, ये ध्यान रखिएगा, और अपॉन में आएगा 1 के साथ 2 इंटू 5 और माइनस 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 एज इट इज़ आपके पास है, ठीक है। तो आपने देखा बहुत आसानी से इसको हम लोगों ने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया, कुछ ज़्यादा ऐसा हम लोग को नहीं लगा प्रॉब्लम कि हम लोग को दिक्कत हो इसके कैलकुलेशंस करने में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको और थोड़ा सा आगे थोड़ा सा करते हैं कि इसके कैलकुलेशंस कहाँ तक प्रोसीड होता है, ठीक है। ये गौर से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा है नहीं। ये देखिए एक्स वाले पार्ट को लीजिए, ठीक है। एक्स अपॉन, ये देखिए 3 को 74 से करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 7 21 1 22, ये देखिए आपको आया 222। ये माइनस है तो ये माइनस में रहेगा, ये लंबा थोड़ा लाइन खींचेगा और माइनस, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए 5 6 के 30, तो ये 0 आ जाएगा, 5 चौका 20 और 3 23 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 23। लेकिन 2 माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक्स का वैल्यू हो निकल गया। अब इक्वल टू आप दीजिए वाई लिखिए और ये लाइन ड्रॉ कीजिए। इसकी बात करते हैं, ये देखिए 3 6 18, 3 6 18 के 3 चौका 12 और 13 138, ये माइनस में क्योंकि ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो इसको प्लस कन्वर्ट कर दीजिए, 2 से करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 148 आपका आ गया, ठीक है। और एज इट इज़ इसका मान ले लीजिए यहाँ से 1 और अपॉन कीजिए 2 पंचे 10 और माइनस 3 तिया 9 आ गया, एज इट इज़ ये रिजल्ट आया। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉब्लम क्रिएट है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए पार्ट क्या है, 230 में से 222 को घटाना है, ठीक है ना। 230 में से 222 घटाएंगे तो आपके पास आएगा x अपॉन 8 आ जाएगा। ये 230 में से 222 घटेगा तो इक्वल टू, यहाँ देखिए ये तो y एज इट इज़ रहेगा, 148 में से 138 घटेगा तो ये आपके पास 10 आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। अब आपके पास क्या रिजल्ट आया, 1 अपॉन 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इस रिजल्ट को बहुत आसानी से आप देख लिए, हमने देख लिया, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन बैठाइए पहले और लास्ट वाला का, तो एज इट इज़ लिख सकते हैं x अपॉन 8 और इक्वल टू 1, ये 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आएगा x इक्वल टू 8, ये रिजल्ट आपको है। वैसे इसको ले लीजिए y अपॉन 10 इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई y को 1 से 10 को 1 से, तो y इक्वल टू आपके पास 10 आ गया। इस हिसाब से हमारे पास ये रिजल्ट आ गए। तो अब जो माने थे आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि जो हमारा बस फेयर है, ठीक है। तो आप लिखिए मालेश्वर का हमने माना था x रुपया, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख दीजिए, लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे फेयर ऑफ मालेश्वर, फेयर ऑफ आप मालेश्वरम, ठीक है ना। आप यहाँ थोड़ा सा इसको साइड कर लीजिए, देखिए फेयर ऑफ मालेश्वरम क्या है x, तो ये है ₹8, ये देखो आपको 8 रुपया है, ठीक है। अब फेयर लिख दीजिए, फेयर ऑफ यशवंतपुरम, यशवंतपुर, ठीक है ना। यशवंतपुर का क्या आएगा आपके पास y, तो ये आएगा ₹10। इस हिसाब से हमने देखा कि इस एग्जाम्पल को हम लोग ने बहुत आसानी से कर लिया, कुछ ऐसा नहीं था कि आपको और मेरे को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल की तरफ, और अगला एग्जाम्पल जो है हमारा है, ठीक है ना, उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए अगला एग्जाम्पल आपको है ये
15 नंबर, गौर से आप देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 15 नंबर अगला एग्जाम्पल कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन दिया है, ठीक है ना, इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इस पी के वैल्यू के लिए, ठीक है ना, ये आपको बताना है पी का वैल्यू, कि इसका जो इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशंस का जो रूल है, ठीक है ना, वो हम लोग को चाहिए। तो हमने बेसिकली इसके पहले लिख दिया, देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A1 4 B1 P C1 8 A2 2 B2 2 और C2 2, ये हमने लिख दिया है। अब हम लोग चलते हैं, आपको ये पेयर ऑफ जो इक्वेशन है हैव यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ दिया है द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो आप यहाँ एक लाइन लिख दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, लिखेंगे द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, तो ये फॉलो करेगा कंडीशन A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, इस कंडीशंस को ये फॉलो करेगा, ठीक है ना। अब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो थोड़ा सा हम लोग बुक में एक बार रिमाइंड्स कर लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ये देखिए ये कंडीशंस ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कंडीशंस आप समझ सकते हैं। देखिए यूनिक सॉल्यूशन का दिया है ना कंडीशंस A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, ये यूनिक सॉल्यूशन का दिया है। और इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन, ये तीनों टर्म बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2, और ये आपको होता है नो सॉल्यूशन के लिए A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। तो हमको इसको फॉलो करना है A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, ठीक है। तो यही इक्वेशंस को हम लोगों ने यहाँ फॉलो करवाया है, और आपको एज इट इज़ हमने यहाँ पे एज इट इज़ क्या किया है, लिख दिया है, ठीक है ना। अब लिखने के बाद इसके मान को हम लोग ज़रा पुट करेंगे, ठीक है ना, इसके मान को, ठीक है ना। तो इसका मान हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है। ये मान पुट करने के बाद आपको एज इट इज़ रिजल्ट पता चल जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हैं तो देखिए क्या आएगा 4 और अपॉन क्या होगा 2 और नॉट इक्वल टू B1, ये देखिए P/2, तो आपके पास आएगा P/2, ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। तो एज इट इज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको चाहे कटिंग तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग लिख सकते हैं P नॉट इक्वल टू 4, ये कंडीशंस हम लोग लिख सकते हैं P नॉट इक्वल टू 4 वाले कंडीशंस में, ठीक है ना। अब ये क्या कहते हैं कि 4 की वैल्यू ना हो उसके लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे therefore for all values of P except 4 को छोड़ करके, यहाँ देखिए 4 नॉट इक्वल टू बता रखा है, एक्सेप्ट 4, ठीक है, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन will have a unique solution, ये आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशंस को आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि P का वैल्यू नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को बात को ध्यान रखना है, ये नॉट इक्वल टू आ गया तो हमको इसको कंसीडर करके रखना है। चलिए, तो इस हिसाब से हम लोग देखा, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट किया और ये हमारा कंप्लीट रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर। तो 16 नंबर पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो और हम लोग को भी थोड़ा आसानी हो, समय की बचत हो। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस मान के लिए कहता है,
विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए ये बोलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसके कंडीशंस में जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 है उसको लिख दीजिए। देखिए A1 A2 K/12 K/12, B1 B2 3/K 3/K, C1 C2 K-3 और माइनस के K-3 माइनस के। ये देखिए दोनों में माइनस है, तो हमने क्या किया है, इस माइनस वाले टर्म को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि दोनों में है। एक्चुअली एक में है तो रख सकते हैं, लेकिन दोनों में है तो हम एज इट इज हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब कंडीशंस क्या कहता है, ठीक है, कहता है कि पेयर ऑफ इक्वेशन जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कहता है। तो इस कंडीशंस को आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव infinitely many solutions। क्या कहता है, मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जब मेनी सॉल्यूशन का कंडीशंस आएगा तो कंडीशन मेनी में क्या होगा, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, ये कंडीशन फॉलो करेगा। जब आपको मेनी वाला कंडीशन आएगा तो ये कंडीशन आपको फॉलो करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करना है, इस मान को पुट अप कर दिए। ये देखिए यहाँ मान दिया हुआ है, आपको मान दिया है K/12, ये एज इट इज हमने मान ये रख रखा है। इक्वल टू आप दे दीजिए ये वाला 3/K आपने दे दिए। इक्वल टू आप देखिए C1 वाला दे दीजिए K-3 और अपॉन आपने K, एज इट इज ये मान हमने सावधानी से इसमें लिख दिया। अब किसी दो का कंपेयर कीजिए, आपका मान आसानी से निकल जाएगा। किसी भी दो को हम लोग कंपेयर कर, देखिए इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, K और K क्या हो जाएगा आपका K² और 12 36, देखिए 36 रिजल्ट आया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं K बराबर √36। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपको ±6 देगा, ये रिजल्ट आपके पास आया। ठीक है, एज इट इज़ अगर हम चाहे, ठीक है ना, ये देखिए इन दोनों की मान भरे, अभी तो हमने इन दोनों को लिया था। ठीक है, अब आप चाहते इसको और इसको ले सकते हैं, तो इन दोनों का मान जब लेंगे तो देखिए क्या आएगा, K/12 इक्वल टू K-3 और अपॉन K। ये देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, ये हो जाएगा K², ये देखिए K², ये हो जाएगा 12K और ये हो जाएगा -36। ये देखिए ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, अब इसको भी आप चाहें तो अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, K² और -12K और +36 इक्वल टू आपको आया इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आया। ठीक है, अब इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा आपको चाहें तो। ठीक है, ये आपको चाहें तो ये सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर हम लोग करते हैं, ठीक है ना, ये रिजल्ट इसको सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, तो उसमें जो हमारी ये वैल्यूज़ होगी, ठीक है ना, तो इसके लिए आप एक फैक्टर कर लीजिए, आपको पता चलेगा फैक्टर। अगर हम फैक्टर करते हैं 36 का तो 3 3 2 जा 6, आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 6, फिर 3 4 जा 12 और 2 2 जा और 2 1 जा, तो 3 2 जा 6 और इस जगह 6। आप 6 6 में इसको तोड़ सकते हैं एज इट इज़, अगर आप चाहे तो। देखिए तो हम आपको बताते हैं K² -6K और -36 इक्वल टू आपके पास 0। ये देखिए इसमें से आप सिर्फ K कॉमन निकालिए तो K-6 बचेगा, और इसमें 6 कॉमन निकालेंगे तो K-6 6 या 36, ये आपको प्लस कर दिए 6 6 या 36 तो इक्वल टू 0। ये देखिए K-6 आपके पास आया और यहाँ भी आएगा K-6 इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपको क्या दे रहा है, K बराबर 6 दे रहा है। तो ये कीजिए किसी एक को करेंगे, ये करेंगे चाहे यही करेंगे, एक ही वैल्यू देंगे। तो K का वैल्यू आपको क्या दिया, 1 दिया। K का वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, आपको 1 दिया। तो अब इसी चीज़ को आप यहाँ आइडेंटिफिकेशन करके आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा आपको नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि K का वैल्यू 6 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे रहा है। तो लिख सकते हैं फॉर
k इक्वल टू 6, for k equal to 6, the pair of linear equation, the pair of linear equation has infinitely many solutions, लिखा जा सकता है many solution। इस तरीके से हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत आसानी से कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे एक्सरसाइज 3.5 का एक्सरसाइज की तरफ। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जो हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया और एग्जाम्पल किया, उसको ख़त्म किया। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।